कहानी की शुरुआत साइरू योसोका नाम के एक लड़के से होती है जिसे हमेशा से यह एहसास था कि उसकी शकल सूरत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही भद्दे चेहरे के साथ पैदा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सोसाइटी में रहने के लिए खुद को स्वीकार करना सीख लिया था। वो अपने आप को एक मजाक का पात्र मानने के बजाय अपने प्रिंसिपल और सेल्फ रिस्पेक्ट के सहारे एक सिंपल सी जीवन जीने लगा था। उसे अपने सेल्समैन की नौकरी बहुत पसंद थी और ये वही जगह थी जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल पर बिल्कुल खड़ा रहता था। भले ही उसके सीनियर कभी कभी उसे कुछ गलत रास्ते अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते, उसे ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी शक्ल ज्यादातर सोशल सिचुएशन में उसके खिलाफ काम करती है। लेकिन इस सच्चाई को उसने स्वीकार किया था। लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब एक ट्रेन में सफर के दौरान एक अनजान महिला उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। साइरू को तो जैसे बिजली का झटका लगता है। उसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। साइरू को उस समय ये समझ में आ जाता है कि उसके तरह के लोगों को इस सोसाइटी में कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो जानता है कि वो इसमें कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी ने उसे पहले ही दोषी करार कर दिया है। वो आगे और भी अधिक ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए खुद को दोषी मान लेता है और अदालत उसे न्यूसेंस लॉ के तहत दोषी ठहराकर 3 लाख येन का जुर्माना लगाती है। उसे लगता है कि ये जुर्माना भरकर वो इन सब बातों को भूल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। उसकी कंपनी इस घटना का हवाला देकर उसे नौकरी से निकाल देती है और ये घटना उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। कई साल बीत जाते हैं और इस बीच में वो महिला जिसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, वो एक के बाद एक और भी लोगों को उनकी शकल या हुलिये के आधार पर झूठे आरोप में फंसाने के चलते गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन उसकी एज और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसे सिर्फ प्रोबेशन की सजा देती है। साइरू को यह सुनकर बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि अब कुछ भी कर पाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पहले ही वो अपने चेहरे से समझौता कर चुका था, लेकिन इस झूठे आरोप और सोशल इनजस्टिस ने उसे गहरे ट्रॉमा में डाल दिया था। वो अब अपनी लाइफ जीने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था। इस घटना के बाद उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वो लगभग 6 साल तक बेरोजगार रहा। उसकी सेविंग्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वो अपने माता पिता की मदद से जैसे तैसे किसी तरह जिंदा था। ज्यादातर वो अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता और इंटरनेट फोरम स्क्रॉल करता और बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही कट सा गया था। उसी दौरान उसकी नजर एक दिन एक मिस्टीरियस थ्रेड पर पड़ती है जिसमें शहर में हो रही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का जिक्र था। थ्रेड में कई थ्योरीज दी गई होती है और फिर एक यूजर की ओर से चेतावनी होती है कि बोनस पॉइंट्स का उपयोग सोच समझ कर करना, वरना आप कभी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं लौट पाएंगे। शुरुआत में साइरू इस सब को मजाक समझता, लेकिन उसकी जिंदगी में अब करने को कुछ खास रह भी नहीं गया था। वो तय करता है कि वो इस टेलीपोर्टेशन प्रोसेस के बताए गए निर्देशों को फॉलो करेगा और उसे भरोसा नहीं होता कि सचमुच कुछ होगा। लेकिन अपनी बेजान जिंदगी से भागने का विचार उसे उसी ओर आकर्षित कर रही थी। तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पूछा जाता है, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? और साथ में एक वार्निंग भी होती है कि यदि वो वापसी चाहेगा तो उसे अपनी आधी उम्र सेक्रीफाइस करनी होगी। साइरू को लगता है कि उसका कंप्यूटर शायद किसी वायरस के कारण खराब हो गया है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि वो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता है और अगली स्क्रीन पर एक कैरेक्टर क्रिएशन फॉर्म खुलता है जिसमें वो अपने लुक्स और कुछ स्पेशलिटीज को चुन सकता था और वहाँ पर एज जैसी चीजें पहले से ही फिक्स थी। साइरू ध्यान देता है कि वो अपने लुक्स को कम करके ज्यादा बोनस पॉइंट कमा सकता है। वो अपने अपीयरेंस को -255 पर सेट कर देता है और फिर वो देखता है कि अगर वो इनकम, चार्म जैसी स्पेशलिटीज को भी कम करेगा तो उसे और भी ज्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। वो सोचता है कि ये पॉइंट्स बाद में किसी जरूरी चीज के लिए काम आ सकते हैं और इसी लालच में वो धीरे धीरे अपने लगभग सभी स्टैट्स को घटा देता है और कई ट्रिलियन बोनस पॉइंट्स जमा कर लेता है। लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट बात भूल जाता है। स्क्रीन के नीचे टाइमर चल रहा होता है और समय समाप्त होते ही फॉर्म गायब हो जाता है और वो बिना किसी कॉम्बैट स्किल्स या मैजिक में पॉइंट्स लगाए हुए सीधे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और खुद को आईने में देखता है तो चौंक जाता है। अब वो एक मोटे 16 साल के लड़के के शरीर में था, ना कि अपने पुराने अधेड़ उम्र के शरीर में। उसे जल्दी वहाँ पर कुछ और भी टीनेजर्स मिलते हैं जो उसी की तरह यहाँ पर पहुंचे थे। एक लड़की ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने होते, तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम साई होता है वो अपनी शर्ट उस लड़की रिजू को दे देता है। साइरू भी अपनी शर्ट साइका नाम की लड़की को देना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भी उसकी किस्मत लड़कियों के मामले में नहीं बदली है। वो सब आपस में बातचीत करते और पाते हैं कि वो सब इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे जब उन्हें वो मिस्टीरियस पोस्ट दिखाई दिया था। साइरू देखता है कि साई कितनी आसानी से लड़कियों से बात कर लेता है।
सायरू को दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए वो कमरे में एक ड्रॉवर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने चला जाता है। उसे एक सिक्का मिलता है, लेकिन जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। और ये इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी इनकम रेट 0.01% थी, जो राउंड डाउन होकर 0 बन जाती है। वो सभी मिलकर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है उन्हें आपस में बांट लेते हैं। सायरू समझता है कि कपड़े शायद उसके इस बड़े से शरीर में फिट नहीं होंगे, लेकिन जादुई रूप से वो कपड़े उसे सही से फिट हो जाते हैं, जिससे उन्हें इस दुनिया की मैजिक रूल्स का अंदाजा लगता है। और दुर्भाग्य से उनके पास सिर्फ 7 सिक्के होते हैं, जबकि वो 8 लोग थे। वो शक करते हैं कि कहीं कोई एक सिक्का चोरी तो नहीं हो गया। साई सीधा सायरू से पूछता है, जिससे सायरू को दुख होता है क्योंकि सब तुरंत ही उसे चोर समझ लेते हैं। सायरू जानता है कि उसे पैसे मिल भी जाए तो इसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो बाकी लोगों को सिक्के लौटा देता है। यहाँ पर साई कहता है कि वो उसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन साइका कहती है कि यही सही होगा क्योंकि सिर्फ सायरू को सिक्का नहीं मिला है। वो ये भी कहती है कि अगर उसे सिक्का मिलता भी तो भी वो उसे इग्नोर ही करती, उसकी शकल के कारण। सायरू कहता है कि उसे सिक्कों की जगह कुल्हाड़ी दे दो, लेकिन साई उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा शो बोटिंग मत करो वरना वही गलती दोबारा होगी। सायरू ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन साई तुरंत कहता है कि वो खुद की बात कर रहा था। उसने अपने पुराने जीवन में काफी सेल्फिश बिहेवियर किया था, जिससे दूसरों को नुकसान हुआ। अब वो खुद को बदलना चाहता और सायरू को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपस में रॉक पेपर सीजर खेलते हैं हथियार बांटने के लिए, और हारकर सायरू को एक क्लब मिलता है। साई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है और लड़कियां खुशी से हाथ मिलाती है, लेकिन सायरू अपने पुराने जीवन की गलतियां दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तय करता है कि वो इस नई दुनिया में सोलो ही जाएगा। साइका उसे छेड़ती है और तभी सायरू को याद आता है कि उसे अपने अपीयरेंस पॉइंट कुर्बान करके गॉड स्टेटस बोनस पैरामीटर मिला था। साई एक नक्शा ढूंढता और प्लान करता है कि वो रिजू और साइका के साथ ईरा नाम के शहर में जाएंगे। वो सायरू को भी बुलाता और सायरू हाँ कर देता है, लेकिन मन ही मन वो तय कर लेता है कि वो आधे रास्ते में उन्हें छोड़ देगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, एक छोटा गॉब्लिन खड़ा मिलता है। साई तुरंत आगे बढ़कर अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराता है, जिससे सायरू उसकी फुर्ती देखकर बहुत ही हैरान था। लेकिन तभी और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। साई फौरन बैटल प्लान बनाता है। वो रिजू से कहता है कि वो दाईं ओर रहे और वो खुद बाईं ओर रहेगा, और वो सायरू से कहता है कि वो साइका को तब तक बचाए जब तक वो अपने तीर को तैयार करे। सायरू सोच में पड़ जाता है कि जो व्यक्ति खुद को साई बता रहा था वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कमांड कैसे दे रहा है। वो गॉब्लिन से लड़ते हैं। साइका ठीक से अपना धनुष भी नहीं बांध पा रही थी, जिससे सायरू सोचता है कि उसने इतने शौक से धनुष क्यों लिया। वो गॉब्लिन से लड़ते हैं। साइका सायरू से कहती है कि वो लड़ाई में शामिल हो, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है गॉब्लिन पीछे से हमला कर देता है। साई समझ जाता है कि वो उनके डिफेंस से निकल गया था और सायरू से कहता है कि वो उसे रोके। सायरू क्लब लेकर वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वो गॉब्लिन पलटकर उसके पैरों पर हमला करता है। सायरू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने बोनस पॉइंट्स को किसी भी स्किल्स में लगाया ही नहीं था, और इसी की वजह से उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं थी। वो अपने क्लब को कसकर पकड़ता और पूरी ताकत से गॉब्लिन पर वार करता है, और उसके एक ही वार में वो गॉब्लिन मारा जाता है और सायरू का लेवल सीधा 1 से बढ़कर 31 हो जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था कि उसका लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका स्पेशल बोनस की वजह से उसका एक्सपीरियंस गेन मल्टीप्लायर 10,000x था, इसीलिए सिर्फ एक गॉब्लिन को मारते ही उसका लेवल एक झटके में 31 तक पहुंच गया। इधर साई और बाकी लोग भी लड़ाई के बाद लेवल अप हो जाते हैं। वो सभी मिलकर अपनी विटैलिटी, स्ट्रेंथ और दूसरी जरूरी स्टैटिस्टिक्स को अपग्रेड करने लगते हैं। लेकिन जब सायरी अपनी स्क्रीन को देखता है तो उसे वहां पर किसी भी तरह का अपग्रेड ऑप्शन ही नजर नहीं आता। थोड़ा उलझन में पड़कर वो सोचता है कि क्यों ना हर एक एबिलिटी में 1-1 ट्रिलियन बोनस पॉइंट्स डालकर देखा जाए कि क्या होता है। वो जैसे ही ऐसा करता है उसका शरीर अचानक से डिवाइन एनर्जी से चमकने लगता है और उसका लेवल इतना तेजी से बढ़ता है कि सिस्टम उसे खुद ही एब्सोल्यूट गॉड घोषित कर देता है। ये सब देखकर वो दंग हो गया था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि एक गॉब्लिन अभी भी उसे मार रहा है, पर अब उसकी एचपी इतनी ज्यादा है कि उसकी पेन टॉलरेंस इतनी ऊंची है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्के हाथ से उसे थपकी दे रहा हो। सायरू अपनी नई स्ट्रेंथ को आजमाना चाहता था। वो मजाक में गॉब्लिन के सिर पर हल्का सा वार करता है, लेकिन उतने में ही वो गॉब्लिन मिसाइल की तरह हवा में उड़ जाता है और जाकर दूर गिरता है। वो फिर बाकी लोगों की ओर देखता है। साई और रिजू एक दोस्ताना कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। वहीं साइका अभी भी अपने धनुष को बांधने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर सायरू को उसके लिए सहानुभूति होने लगती है। जब वो रोने लगती है तो सायरू तय करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन अपनी असली एबिलिटीज को छुपाकर। वो खुद को घायल दिखाते हुए उसके पास घिसटता हुआ जाता है और उससे कहता है कि उसे बॉ स्ट्रिंग सिंड्रोम है, एक ऐसी बीमारी जहाँ पर वो धनुष उसके दिमाग से बात
बात करता और चाहता है कि वो उसे ठीक से बांधा जाए। साइका जो यहाँ पर खुद ही कंफ्यूजन में होती है तुरंत ही अपने धनुष उसे सौंप देती है, ये सोचते हुए कि उसके हाथों में ये किसी काम का नहीं। यहाँ पर सायरू अपनी मैक्स्ड आउट डेक्सटेरिटी स्किल का उपयोग करता है और बड़े ही आसानी से उस बो स्ट्रिंग को बांध देता है। साइका उसकी इस स्किल को देखकर काफी प्रभावित होती है और सोचती है कि शायद वो अपने पिछले जीवन में आर्चरी क्लब में रहा होगा। वो एक्साइटेड होकर उसे पहला तीर चलाने का मौका देती है। सायरू पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो पूरी सावधानी के साथ तीर को पकड़ता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो गलती से भी साइका को ना छुए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी एचपी का 10% एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी चार्म स्टैट इतने कम है कि अपोजिट जेंडर के किसी भी संपर्क से उसे भारी नुकसान हो सकता है। वो सोचता है कि उसकी एम ठीक से लगे, इसीलिए वो अल्टीमेट स्ट्राइक नाम की एक स्किल का उपयोग करता है, जिससे उसकी निशाने की क्षमता बेहतर हो जाती है और जैसे ही वो तीर छोड़ता है वो सीधे ऊपर की ओर हवा में चला जाता है। सायरू सोचता है कि शायद वो निशाना चूक गया, लेकिन तभी एक बड़ा सा लाइटनिंग ड्रैगन आकाश से नीचे उतरता और अपने तूफानी हमले से कई सारे गॉब्लिन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो गए थे। साइका परेशान होकर पूछती है कि अभी हुआ क्या, और सायरू जल्दी से जवाब देता है कि हाँ, वो वाकई आर्चरी क्लब में था। साइका बिना सवाल किए उसकी बात मान लेती है। फिर वो बाकी बचे गॉब्लिन्स को मारने की जिम्मेदारी लेता है। सायरू से वो बो स्ट्रिंग वापस दे देता है, लेकिन जैसे जैसे और भी गॉब्लिन्स उनकी ओर बढ़ते हैं, सायरू से कहता है कि वो कवर फायर करे, लेकिन साइका बिना सोचे समझे तीर चलाना शुरू कर देती है, जिससे सारे तीर गॉब्लिन्स के सिरों के ऊपर से निकल जाते हैं। अब साई को समझ आ जाता है कि अब हालात उनके हाथों से निकल चुके हैं और अब उसे खुद ही सिचुएशन को संभालना होगा। साइका इस बात से बहुत ही निराश हो जाती है कि वो ठीक से मदद नहीं कर पाई और उसके बचे हुए तीर भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाते हैं। सायरू तय करता है कि वो उसके लिए नए तीर बनाएगा। वो अपने नए स्किल का उपयोग करता है और कुछ शानदार तीर बनाकर उन्हें उसे दे देता है, ये कहकर कि ये उसके पास ही कहीं पड़े हुए थे। लेकिन साइका फिर से वही गलती दोहराती है और बिना सोचे समझे तीर चलाने लगती है, जिससे वो सभी निशाना बार बार चूक जा रही थी। सायरू मनी मन सोचता है कि ये सब एकदम बेकार हो रहा है और ये लड़की शायद थोड़ा ज्यादा ही भावुक है। सौभाग्य से साई और रिजू मिलकर बाकी बचे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि अब वो आगे अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। सायरू मनी मन फैसला करता है कि जब तक वो अपने तय डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो उनके साथ ही रहेगा। कई घंटे पैदल चलने के बाद अंततः उनकी पार्टी एक शहर में पहुंचती है। मैप को फॉलो करते हुए वो सीधा एक रेस्टोरेंट को नोटिस करते हैं, जिसकी बनावट कुछ फास्ट फूड चेन जैसी होती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि इस दुनिया में भी उन्हें जाना पहचाना खाना मिला। वो सभी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सायरू वहाँ से दूर हो जाता है। वो शहर के बीचों बीच एक फाउंटेन के पास पहुँचता है। वहाँ उसे भूख लगने लगती है और वो एक बिल्ली को देखता है। वो सोचता है कि जैसे वो खुद अकेला है वैसे ही ये बिल्ली भी अकेली है। वो उसे पेट करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। उसे याद आता है कि अगर ये बिल्ली फीमेल निकली तो हर सेकंड उसका 10% एचपी खत्म होता रहेगा, उसकी बेहद कम चार्म स्टैट की वजह से। तभी अचानक से साइका वहाँ पर आ जाती है और उसके अचानक से ऐसे आने से सायरू घबरा जाता है और फिसलकर पानी में गिर पड़ता है। साइका घबरा जाती है और तुरंत उसे एक हैम बर्गर देती है, ये कहते हुए कि ये उसके उस मदद के लिए है जब उसने उसका धनुष बांधा था। सायरू का पेट जोर से गुर्राता है। ये देखकर साइका समझ जाती है कि वो खाना नहीं खरीद सकता और शायद बहुत गरीब है। सायरू को ये पसंद नहीं आता कि उसने उसे गरीब कहा, लेकिन फिर भी वो उस बर्गर को मना नहीं कर पाता और जैसे ही वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, गलती से उसकी उंगली साइका की उंगली से छू जाती है और अगले ही पल उसे एक भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी एचपी एक झटके में 50.8 ट्रिलियन कम हो जाती है। बर्गर उसके हाथ से छूटकर पास की दीवार से टकराकर टूट जाता है। यहाँ पर सायरू अब भी उस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि साइका रो रही है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद सायरू ने उसके बर्गर को ठुकरा दिया। यहाँ पर सायरू अपने पुराने लाइफ की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल को याद करता है और जल्दी से कहता है कि साइका इतनी खूबसूरत है कि उसके हाथ कांपने लगे थे, इसीलिए वो बर्गर नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब वो खुशी खुशी दूसरा बर्गर खाएगा। साइका मुस्कुराते हुए दूसरा बर्गर उसे दे देती है और माफी मांगती है कि उसने उसे इतना नर्वस कर दिया। सायरू समझ जाता है कि ये साइका का खुद का लंच है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत अमीर है। वो ये भी कहती है कि सायरू ने उसकी मदद की थी बो स्ट्रिंग बांधकर और फिर चुपचाप उसे नए तीर देकर। सायरू ये सुनकर चौंक जाता है कि वो उसकी हर एक मदद को नोटिस कर चुकी थी। वो खुशी खुशी वो बर्गर खाता है और सोचता है कि साइका का उसके ऊपर अब एक एहसान है और इसीलिए जब तक उसका ये एहसान वो चुका नहीं देता वो ग्रुप के साथ ही रहेगा और अपना सोलो जाने का प्लान वो थोड़ा देर के लिए टाल देगा। अगले दिन साइका और सायरू तीर खरीदने के लिए वेपन स्टोर पर जाते हैं। जैसे ही साइका अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए दुकानदार से कई बंडल तीरों की मांग करती है तो वो शॉपकीपर मना कर देता है। वो बताता है कि स्टॉक बहुत लिमिटेड है और सबको लिमिटेड मात्रा में ही मिल सकता है।
सायरू नोटिस करता है कि साइका का बैग पहले से ही तीरों से भरा हुआ था। वो जानता है कि वो अपनी स्किल्स का उपयोग करके तीरों का मास प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उससे अपनी स्किल्स को छुपाना चाहता था। साइका जब देखती है कि सायरू कुछ भी नहीं खरीद रहा तो वो सोचती है कि शायद वो खरीद ही नहीं सकता, जो कि ये बात सायरू को थोड़ी रूखी और कड़वी लगती है। तभी साई आता और बताता है कि उसने उनके रेस्ट के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। साइका और रिजू दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन सायरू कहता है कि वो तो पार्क में ही सो जाएगा। साइका उसे इन में रहने का खर्च देने की ऑफर करती है, लेकिन सायरू यहाँ पर विनम्रता से कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं डाल सकता। ये सुनकर साइका काफी भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि शायद सायरू उससे नफरत करता है, लेकिन जल्दी ये बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बस सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। और तब साइका अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसे इन की ओर ले चलती है। सायरू नोटिस करता है कि उसे कोई पेनल्टी नहीं मिल रही, क्योंकि साइका ने कपड़े के ऊपर से उसका हाथ पकड़ा था, ना कि सीधे उसकी स्किन को छुआ था। सायरू सोचता है कि साइका उसकी रिदम और योजनाओं को पूरी तरह बिगाड़ रही है और वो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। वो सोचता है कि काश कोई यहाँ पर लीडर होता जो सबको गाइड करता, जिससे वो खुद दूर रह सके। वह इनमें साई उनके पास मौजूद कॉइन्स को देखता है और पूरे ग्रुप के आगे की फाइनेंस की योजना बनाने लगता है। वहीं सायरू बिस्तर पर लेटे हुए बहुत ही गहराई से सोच रहा होता है कि वो साइका पर और भी एहसान नहीं लेना चाहता। उसे अब किसी भी हाल में पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना उसे दूसरों की तरह स्क्रैप्स खाना पड़ेगा। और अगर वो पूरी तरह से टूट गया तो उसी तरह मिसिंग हो जाएगा जैसे पहले कई और लोग हो चुके हैं। और इन्हीं चिंताओं के साथ सायरू को नींद आ जाती है, सोचते हुए कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अगली सुबह सब लोग चौक जाते हैं जब सायरू अपने साथ ढेर सारे फूड आइटम्स लेकर आता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो सब अकेले नहीं खा सकता था। साइका उन स्वादिष्ट चॉकलेट कुकीज को देखकर हैरान हो जाती है। साई उससे पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से लाया, तो सायरू झूठ बोलता है कि वो एक काइंड हार्टेड व्यक्ति ने उसे ये सब दिया है। साइका उससे कहती है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेहिचक उससे मांग सकता है, क्योंकि वो काफी रिच है। सभी उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन असलियत में सायरू जानता है कि उसने ये सब खुद ही खरीदा था, लेकिन पैसे से नहीं, क्योंकि उसकी इनकम स्टैट और कॉइन हैंडलिंग एबिलिटी इतनी कम है कि वो सिक्के पकड़ भी नहीं सकता। उसे याद आता है कि वेपन सेलर के पास तीरों की कमी थी, इसीलिए उसने अपने क्राफ्ट्समैन स्किल का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में तीर बनाए। फिर उसने एक बार्टर सिस्टम के तहत फूड के बदले दे दिया। उसे एहसास होता है कि भले ही ये सौदा आर्थिक रूप से उसके लिए घाटे का रहा हो, लेकिन वो काफी संतुष्ट है कि उसने साइका का एहसान चुका दिया। ब्रेकफास्ट के बाद साई बताता है कि उनके पास अभी कोई अस्थायी इनकम सोर्स नहीं है और दुर्भाग्यवश जिन मॉन्स्टर को वो मारते हैं वो कोई मनी ड्रॉप्स नहीं छोड़ते, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन साइका कहती है कि पहले उन्हें शहर को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। साइका साई की लीडरशिप से बहुत ही संतुष्ट होती है और सहमत होती है कि उसे ही निर्णय लेना चाहिए। साई बताता है कि शहर के पास एक डंजन है जिसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सुनकर साइका काफी एक्साइटेड हो जाती है, जबकि रिजू को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये यात्रा बहुत डेंजरस ना हो। तभी एक आदमी उन्हें बीच रास्ते में रोकता और पूछता है कि क्या वो आर्गा डंजन जा रहे हैं। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत होगी, नहीं तो अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। वो खुद को भी उनके जैसा ही रीइंकार्नेटेड एडवेंचरर बताता है। सायरू को उसकी बातें कुछ अजीब लगती है और वो उस पर तुरंत ही शक करने लगता है। वो आदमी कहता है कि उसने कभी किसी इंसान को सायरू जितना अगली नहीं देखा, लेकिन सायरू को उसकी इस बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी अपीयरेंस से काफी खुश था। वो आदमी पूछता है कि क्या वो लोग नए हैं, और साई बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है, जिससे सायरू उसकी आत्मविश्वास से काफी इम्प्रेस होता है। जब वो गाइड कुछ आइटम्स दिखाता और बताता है कि ये सामान स्टार्टिंग लॉग हाउस में मिलता है, जिससे इनमें डिस्काउंट मिलता है, तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये कभी नहीं मिला। वो उन्हें ये आइटम देने की पेशकश करता है ताकि वो उसका रिफंड ले सके। साइका तुरंत ये सामान ले लेती है और साई पूछता है कि वो कौन है। वो खुद को कायो सीरो बताता है और बताता है कि वो बिगिनर्स को गाइड करने का काम करता है। काई सीरो समझाता है कि अगर वो उसे हायर करते हैं तो उन्हें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि उसके पास डंजन नेविगेशन और मॉन्स्टर बिहेवियर का अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि सायरू को उसके ऊपर थोड़ा शक था, क्योंकि वो नए एडवेंचरर को ही निशाना बना रहा था, लेकिन चूंकि वो खुद भी ग्रुप के साथ रहेगा तो उसे भरोसा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो सिचुएशन को संभाल सकता है। वो मानता है कि लीडरशिप साई के पास रहनी चाहिए। साई भी सोचता है कि उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन काई सीरो को हायर करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि उसकी जानकारी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। वो सौदा करते और डंजन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से गॉब्लिन्स मिलते हैं।
साइका तुरंत अपने तीर निकालती है, उन पर वार करती है, लेकिन हमेशा की तरह सभी तीर गॉब्लिन्स के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, जिससे सब काफी निराश होते हैं। काइशिरो उसे सलाह देता है कि वो अपने तीरों को कंजर्व करे, लेकिन साइका कहती है कि उसके बैग में बहुत सारे तीर हैं। तब काइशिरो उन्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। वो कहता है कि उसे तीर चलाने वक्त ये सोचना चाहिए जैसे हर तीर की कीमत 1 मिलियन येन है। साइका सोचती है कि इतनी कीमत पर तो कोई ट्रूली रिच व्यक्ति भी सोच समझकर ही तीर चलाएगा, और इसी नई सोच के साथ वो अपने अगले तीर पर ध्यान देती है और निशाना साधती है। इस बार तीर सीधा टारगेट पर लगता है, जिससे सभी हैरान और काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन साइका यहाँ पर बहुत ही प्राउडली कहती है कि ये तो किसी भी एक्सपर्ट आर्चर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लोग भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और सायरू मनी मन सोचता है कि शायद वो काइशिरो के बारे में गलत था, क्योंकि वो वाकई में ग्रुप को अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। लड़ाई के बाद साइका कुछ कॉइन्स गलती से ड्रेन में गिरा देती है, जिससे वो रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उसी दिन बाद में काइशिरो रिजू और साई को ट्रेनिंग देता है। वो दोनों स्पेयर करते हैं, जबकि साई को एक पेड़ पर लगे टारगेट पर तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी जल्दीबाजी कर रही थी और सभी तीर निशाने से चूक रहे थे। काइशिरो देखता है कि सायरू ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहा, तो वो उससे पूछता है कि वो ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रहा। सायरू बहाना बना देता है कि उसकी स्किल्स ऐसी है जो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेन नहीं की जा सकती। काइशिरो कहता है कि क्लब से एक्सपीरियंस पाना मुश्किल होता है, लेकिन सायरू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही लेवल 61 पर पहुंच चुका है। काइशिरो आगे कहता है कि क्लब को लेकर र्यूमर है कि उसमें कुछ बेहद जबरदस्त इन गेम स्किल्स होती है। सायरू भी इससे सहमत होता है, क्योंकि उस सुबह जब वो तीर बनाने गया था तो उसने एक विशाल ऑर्क से सामना किया था। उसने अपनी सबसे ताकतवर क्लब स्किल का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो उसे एक्टिवेट करता है तो उसका असर 200 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर देगा। उसे एहसास होता है कि ये शक्ति कितनी सीरियस और डेंजरस है, इसीलिए उसने उस डेडली स्किल का उपयोग नहीं किया। काइशिरो उसे समझाता है कि उसे कॉम्बैट में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, वरना वो भी जल्दी रिटायर हो जाएगा, जैसे वो खुद हो गया था। वो बताता है कि वो पहले एक मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा था और उसका लीडर उसका दोस्त था, लेकिन उनके बीच में पावर इम्बैलेंस की वजह से उसने रिटायर करने का फैसला किया। काइशिरो प्राउडली बताता है कि उसका दोस्त अब थ्रोन तक पहुंच गया है और उसकी खुद की लेवल 80 है, जबकि उसकी एवरेज स्टेटस 160 है। सायरू ये सुनकर सोचता है कि ये तो बहुत कम है, जबकि काइशिरो मान लेता है कि शायद सायरू उसकी बातों से डर गया। कुछ समय के बाद वो आखिरकार डंजन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। काइशिरो कहता है कि उसकी एटमॉस्फेयर किसी आर्कियोलॉजिकल साइट जैसी है, बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचकारी। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, सायरू नोटिस करता है कि साइका थोड़ी डरी हुई लग रही है। सायरू यहाँ पर साइका को देखकर सोचता है कि इसकी असली उम्र क्या होगी, और सौभाग्य से साई बहुत पोलाइटली मैनर में वही सवाल पूछ भी लेता है। यहाँ पर उसे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए सायरू अपनी असली उम्र बताता है, जो लगभग 30 साल थी, और वो उम्मीद करता है कि इससे साइका को सहज महसूस होगा और वो भी अपनी उम्र बताने में झिझकेगी नहीं। लेकिन तभी साइका सबको चौंका देती है जब वो बड़ी बेफिक्री से कहती है कि असल में वो सिर्फ 17 साल की है। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो इससे भी छोटी होगी, उसकी मासूम हरकतों और चंचल स्वभाव के कारण। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए साई उससे उसके स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछता है। साइका मुस्कुराते हुए खुशी खुशी सभी सवालों के जवाब दे देती है, जैसे कि स्कूल की पढ़ाई, उसके पसंदीदा सब्जेक्ट और उसके दोस्त। उसकी बातें सुनकर सायरू को ये समझ में आता है कि साइका असल में एक छिपी हुई छात्रा रही है और वो अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह ठीक है। ये जानकर सायरू को एक अजीब सी राहत मिलती है। इसके बाद काइशिरो उन्हें डंजन के और गहरे रहस्य के हिस्से में गाइड करता है। रास्ते में पूरा ग्रुप मिलकर कई सारे बैट्स को हराते हैं। वो सभी बहुत ही सावधानी से लड़ते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिससे ग्रुप के तालमेल और मजबूत होती है। थोड़ी देर के बाद वो डंजन के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। वहां साइका एक बड़े से पत्थर का दरवाजा देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि बाकी कोई उसे खोलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो रुक जाती है और उलझन में सभी को तरफ देखने लगती है। काइशिरो उससे पूछता है कि उसका लेवल क्या है। साइका थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है कि उसका लेवल 3 है। काइशिरो गंभीरता से कहता है कि ये जगह एक बॉस रूम है और अगर वो इस लेवल पर अंदर गई तो वो तुरंत मारी जा सकती है। ये सुनकर साइका डर जाती है और चुपचाप रिजू के पीछे छिप जाती है। साई सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। सायरू लेकिन मनी मन हैरान होता है कि एक मिड बॉस इतनी ऊपर मंजिलों तक कैसे पहुंच गया, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। साई काइशिरो का धन्यवाद करता है कि उसने इन्हें इस जगह तक सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन काइशिरो विनम्रता से साई की लीडरशिप की तारीफ भी करता है और कहता है कि वो एक दिन बहुत ही अच्छा लीडर बनेगा,
जाने से पहले काइशिरो कहता है कि उसने उनके लिए एक स्पेशल इवेंट प्लान किया है। वो उन्हें एक मीटिंग रूम में ले जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षित बताया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ ना तो कोई मॉन्स्टर आ सकता और ना ही किसी तरह की मैजिक काम करती है। लेकिन साइरू सोचता है कि अगर वो उस दिन सुबह अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता तो वो ये पूरी जगह एक पल में तबाह कर सकता था। साइका टेबल पर रखे कुछ स्नैक्स देखकर खुश हो जाती है। काइशिरो मुस्कुराते हुए बताता है कि ये एक वेलकम पार्टी है उन एडवेंचरर्स के लिए जो डंजन के इस गहरे हिस्से तक पहुंचने में सफल होते हैं। साइरू जो पहले सतर्क रहता है, कैंस को गौर से देखता है और अपने अप्रेजल स्किल का उपयोग करता है। तुरंत उसे पता चलता है कि उन कैंस में स्लीपिंग ड्रग मिला है, लेकिन उसे भरोसा है कि उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस स्किल काफी मजबूत है। तभी साई आगे आता और विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि अंधेरा होने से पहले उन्हें वापस लौटना चाहिए। ये सुनकर साइरू को राहत मिलती है। साइका थोड़ा निराश होती है क्योंकि उसे स्नैक्स खाना था, लेकिन काइशिरो हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, शायद उसने थोड़ा ज्यादा सोचा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। साई यहाँ पर भावुक होकर स्वीकार करता है कि उसने पहले काइशिरो पर शक किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो गलत था क्योंकि काइशिरो वाकई में अच्छा इंसान है। काइशिरो कहता है कि एक लीडर के रूप में सतर्क रहना ही साई की जिम्मेदारी है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसके बाद वो मुस्कुरा कर कहता है कि अब वो सब पार्टी का आनंद ले और जैसे ही सभी स्नैक्स का टेस्ट लेना शुरू करते हैं, साई साइरू से माफी मांगता है कि उसने पहले उसके ऊपर शक किया था। साइरू ये सब देखकर सोचता है कि सब लोग ठीक है या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी एंटी पॉइजन स्पेल कुछ ही देर में एक्टिवेट होने वाली है। वो फैसला करता है कि उन्हें बातचीत में उलझाकर समय बिताना चाहिए ताकि वो समय तक सबको बचा सके। इसीलिए वो सबका ध्यान बटाने के लिए पूछता है कि वो इस दुनिया में आने से पहले क्या कर रहे थे। ये सवाल सुनते ही सभी कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं क्योंकि ये सवाल उनके पुराने जीवन को छूता था जो शायद दर्द भरे या शर्मनाक रही हो। साइरू को तुरंत एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव सवाल पूछ लिया, लेकिन माहौल को हल्का करते हुए साई कहता है कि अगर सब चाहे तो वो अपनी कहानी सबसे पहले साझा कर सकता है। सभी धीरे धीरे अपना सर हिलाते हैं। साई बताता है कि जब वो स्टूडेंट था तो उसने घर छोड़ दिया था क्योंकि वो सबसे थक चुका था। परिवार के दबाव और समाज की एक्सपेक्टेशन और निरंतर असफलताएं। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम था सक्सेस लाइफ। साइरू हैरान होता है क्योंकि वो उस कंपनी को पहचानता है। उसने एक बार वहां प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की थी। साई आगे बताता है कि जब उनकी कंपनी बिल्कुल नई थी तो एक दिन एक डोर टू डोर सेल्समैन आया था और उस सेल्समैन ने उन्हें एक महंगा फोटोकॉपियर बेचने की कोशिश की। उन्होंने बातचीत की और उस सेल्समैन ने वादा किया था कि वो उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। साई याद करता है कि उस सेल्समैन ने उसे एक इम्पॉर्टेंट सलाह दी थी कि उसे जीवन में थोड़े फन भी करनी चाहिए। उस दिन के बाद से साई ने वही किया। उसने जिंदगी को हल्के में लेना सीखा और कुछ ही महीनों में उनकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन बाद में एक भयानक इंसिडेंट हुआ। उनकी कंपनी एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम कर रही थी और उसके डेवलपमेंट के दौरान कुछ गलत हो गया। इससे उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसे भारी नुकसान हुआ। साई कहता है कि उसे हमेशा ये अफसोस रहा है कि उसने उस सेल्समैन की दी हुई सलाह को सही तरीके से नहीं निभाया। इसीलिए जब वो इस नई दुनिया में आया तो उसने एक शपथ ली कि अब वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। सभी ये सुनकर भावुक हो जाते हैं। अचानक साई सबको चौंकाते हुए कहता है कि उस सेल्समैन का नाम साइरू था और वो साइरू से उसका लास्ट नेम पूछता है। साइरू चौंक जाता है लेकिन खुद को संभालते हुए झूठ बोलता है कि उसका लास्ट नेम सास्की है। लेकिन तभी स्लीपिंग ड्रग का असर शुरू होता है। एक एक करके सभी टेबल पर गिर जाते हैं और वो भी पूरी तरह से बेहोश होकर काइशिरो और उसके साथी अंदर आते हैं। यहाँ पर वो मुस्कुराता और कहता है कि आज का काम तो बहुत आसान रहा क्योंकि टारगेट सिर्फ भोले भाले बच्चे थे। लेकिन साइरू यहाँ पर पूरी तरह से जाग रहा होता है। काइशिरो अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन्हें रीस्ट्रेन करे। जब वो साइरू के हाथ बांधते हैं तो वो अपने पिछले जीवन को याद करता है जब उसे झूठा आरोपी बताकर हैंडकफ किया गया था। वो सोचता है कि शायद अब वो अपनी पूरी पावर खोल सकता है क्योंकि बाकी सभी बेहोश हैं। लेकिन वहाँ पर तभी कुछ ऐसा होता है कि साई उठने लगता है। वो कहता है कि उसके दोस्तों को वो चोट ना पहुंचाए। ये देखकर काइशिरो हैरान हो जाता है क्योंकि का असर इतनी जल्दी नहीं खत्म होना चाहिए था। साई लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा दिख रहा था। काइशिरो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर साइरू चिंतित हो जाता है कि अगर उसने हमला किया तो साई को चोट लग सकती है। लेकिन तभी साई खुद को छुड़ाता है, वो भी एक झटके में। और यहाँ पर साइरू को ये देखकर हमला करने का मौका मिलता है। काइशिरो ऑर्डर देता है कि प्रिजनर्स को चोट ना पहुंचाए ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। साई अब यहाँ पर पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि वो लोग इस दुनिया में आए इनोसेंट लोगों को किडनैप करते हैं। वो कहता है कि वो सबसे वाहियात किस्म के लोग हैं जो उम्मीद से भरे लोगों को धोखा दे रहे हैं। काइशिरो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि वो वही दुनिया है जहाँ सारे लूजर्स आते हैं और यहाँ सिर्फ ताकतवर ही बचता है। साई उसे चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसके दोस्तों को छुआ भी तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। काइशिरो उसके इस फॉल्स कॉन्फिडेंस पर काफी हंसता है।
लेकिन तभी साइरू अचानक हमला करता है, अपनी भारी शरीर से दुश्मनों को गिरा देता है, लेकिन उसका हमला पूरी तरह सफल नहीं होता। यहाँ पर साई सोचता है कि ये काफी बेकार मूव था, तो अब साइरू साई से कहता है कि अब ये तुम्हारे हवाले है, लेकिन साई हार मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि वो एक ही ब्लो में सबको खत्म कर सकता है। काइशिरो अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन साइरू इंटरवीन करता और अपनी पिक जंप स्किल से दुश्मनों को नीचे गिरा देता है। वो दुश्मन गंदी चालें चलाते हैं, लेकिन साई का गुस्सा अब काबू से बाहर होता है। वो कहता है कि उसने अपनी सारी बोनस पॉइंट एक शपथ लेने में लगा दी थी कि वो अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देगा, और उसी से उसे एक अल्टीमेट स्किल मिली थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।